अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ अ फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फर्म की जो वर्किंग कैपिटल नीड है वो कुछ फैक्टर्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करती है, कुछ फैक्टर्स के थ्रू प्रभावित होती है। आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताना। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन पॉलिसी, मार्केट कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ सप्लाई। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या ये 1 2 3 4 सही है, या फिर 2 3 4 5 सही है, या फिर 3 4 5 सही है, या फिर 1 2 3 4 5 सही है। तो एक बार आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बता दे रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल वो फंड होता है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है, अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए जो हम फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल की नीड क्या है, पर्पस क्या है? टू मीट डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमारे डेली के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको मीट करने के लिए हम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें पड़ती है। रॉ मटेरियल परचेस करना है, स्पेयर पार्ट्स परचेस करना है, तो ये सारी चीज़ों को परचेस करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, तो इसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है ये डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सर्विस फर्म का एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट। आप सभी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर को एंजॉय करने के लिए। तो रेस्टोरेंट बिजनेस जो है, जो सर्विस फर्म है, वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो ज़्यादातर कैश बेसिस पे होता है, और यहाँ पे शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल भी होता है। शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है? जो भी बिजनेस ओनर है, जो पैसा बिजनेस में लगा रहा है, वो अगर उसे जल्दी मिल जाए, जैसे अगर मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, रॉ मटेरियल परचेस किया, सारी चीज़ें को मैनेज किया, प्रोडक्ट बनाया और उसे मार्केट में बेच दिया, और जो सेलर उन्होंने मुझे जल्दी ही पैसा रिटर्न कर दिया, तो उस पीरियड को हम शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ये 30 दिन, 40 दिन, 1 महीने, 15 दिन, कुछ भी हो सकता है। चूँकि रेस्टोरेंट जो है वो एक सर्विस फर्म का एग्जांपल है और यहाँ पे कैश बेसिस पे काम होता है, और जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो शॉर्ट है, यानी जल्दी हमारा इन्वेस्टमेंट जो है हमें जल्दी पैसा मिल जा रहा है, तो यहाँ पे हमें लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। कोई एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो कुछ बनाता है, तो उसे जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होगी? तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो काम करता है ज़्यादातर क्रेडिट बेसिस पे, और यहाँ पे लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है कि जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है वो रिटर्न बहुत लेट में होता है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए रॉ मटेरियल लेके हमने सारा चीज़ें बना दिया, पैसे लगा दिए उसमें, लेकिन जो भी सेलर है वो हमें पैसे काफ़ी समय के बाद दे रहे हैं, तो उसे हम लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल कहेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो क्रेडिट बेसिस पे काम करता है और लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल होता है, तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मोर वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, या फिर हम फिनांस में इसको बोलते हैं वेरी सब्सटैंशियल वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। तो नेचर ऑफ द फर्म भी डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस। अगर एक फर्म अलग अलग सीजन में काम करती है तो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है जो कि सीलिंग फैंस बनाती है। सीलिंग फैंस आप जानते ही, तो आज के टाइम पे काफ़ी गर्मी है, समर का सीज़न चल रहा है, तो आप जानते हैं कि समर के सीज़न में जो सीलिंग फ़ैन बनाने वाली फर्म है वो ज़्यादा डिमांड होने के कारण, गर्मी होने के कारण यहाँ पे सीलिंग फ़ैन की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने से क्या होगा कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो समर का सीज़न है तो यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। अगर विंटर सीज़न है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे समर सीज़न था, अब विंटर आ गया,
तो विंटर में सीलिंग फैन की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी, या बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पे डिमांड भी कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस भी डिटरमाइन करता है कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉलिसी की। प्रोडक्शन पॉलिसी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ये सिंपल है, यानी आपका प्रोडक्शन पॉलिसी ही डिटरमाइन करेगा कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन कैसा है, क्या मार्केट में कंपटीशन है या नहीं है? ज़्यादा कंपटीशन होगा तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। मार्केट कंडीशन में एक चीज़ आती है क्रेडिट टर्म्स, मैं यहाँ पे आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ, क्रेडिट टर्म्स। यानी कि मार्केट में जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो कैसा है। फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि क्रेडिट टर्म्स अच्छा है हमारे पास, क्रेडिट पे काम होता है मार्केट में। क्रेडिट पे काम अगर होता है और लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर सपोज कर लेते हैं कि क्रेडिट पे काम होता है, जो भी फर्म्स हैं वो क्रेडिट पे काम करती हैं और लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी जो पैसा फर्म इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में वो कैश बाद में मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट टर्म्स नहीं है लेकिन शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल है, तो यहाँ पे लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशंस ऑफ सप्लाई की। सप्लाई क्या होता है, जो भी फर्म कुछ बना रही होती है उसे रॉ मटेरियल चाहिए, स्पेयर्स पार्ट्स चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए। तो कंडीशन ऑफ सप्लाई का क्या मतलब है कि ये जो मैंने अभी आपको बताया रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, इनकी सप्लाई कैसी, इनकी कंडीशन कैसी है। तो मान लेते हैं कि सप्लाई जो है वो प्रॉम्प्ट है। अगर मान लेते हैं कि जो सप्लाई है वो प्रॉम्प्ट है और एडिक्वेट है। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, तुरंत, जैसे ही आपने डिमांड किया वैसे ही आपको सप्लाई मिल गया। एडिक्वेट का क्या मतलब है, जितना आपने डिमांड किया उतना मिल गया। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि सप्लाई प्रॉम्प्ट और एडिक्वेट है, तो फर्म क्यों ज़्यादा इन्वेंट्री स्टॉक करके रखेगी अपने पास, क्यों ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है वो रखेगी, वो स्मॉल इन्वेंट्री रखेगी। तो जब स्मॉल इन्वेंट्री रखेगी तो यहाँ पे लो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो सप्लाई है वो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको पता नहीं है कब सप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर स्कैंट है। स्कैंट का मतलब क्या है, लिमिटेड, आपको पता नहीं है कि कितना रॉ मटेरियल मिलेगा, कितना स्पेयर पार्ट्स मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो फर्म है वो एनफ स्टॉक्स बना के रखेंगे, तो ज़्यादा स्टॉक बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक दो बार इस वीडियो को वापस से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ अ फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से होता है, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस की वजह से भी होता है, प्रोडक्शन पॉलिसी की वजह से, मार्केट कंडीशन और कंडीशंस ऑफ सप्लाई की वजह से भी ये आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है। तो फर्स्ट का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरमीडिएट अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किसे हम इंटरमीडिएट अप्रोच कहते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये ट्रेडिशनल अप्रोच होगा, क्या ये एनआई अप्रोच होगा, क्या ये एनओआई अप्रोच होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कवर किया है, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनआई अप्रोच की, जो कि एक रेलेवेंट अप्रोच है। रेलेवेंट का क्या मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल इम्पैक्ट the overall cost of capital
एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। एनआई अप्रोच क्या कहता है कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। सिर्फ इतनी सी चीज़ एनआई अप्रोच कहती है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको और भी किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है एनआई अप्रोच समझने के लिए। फिर भी मैं डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ओ आई एक्सिस पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है और ओ एक्स एक्सिस पे आपको दिया गया है डिग्री ऑफ लीवरेज। डिग्री ऑफ लीवरेज का क्या मतलब है? डेट और इक्विटी। डी से डेट हो गया, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ डेट दिया है। ई से इक्विटी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। दोनों की कॉम्बिनेशन को ही हम डिग्री ऑफ लीवरेज कहते हैं। तो एनआई अप्रोच ये कहता है कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे देखो ये पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो कम हो रहा है। यही चीज़ एनआई अप्रोच कहता है कि जैसे जैसे हम डेट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है और वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि के डी और के ई ये दोनों कांस्टेंट होंगे। के ई एंड के डी, के ई का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और के डी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। ये दोनों कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि एनआई अप्रोच का एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं, हमारा एक जनरल परसेप्शन क्या है कि जब हम डेट बढ़ाते हैं तो हमारा रिस्क भी बढ़ता है। रिस्क बढ़ता है मतलब हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए। ये एक जनरल परसेप्शन है, जो भी इन्वेस्टर है उनका जनरल परसेप्शन है। लेकिन एनआई अप्रोच में एक अजम्पशन ये है कि डेट को इंक्रीज़ करने से जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है वो चेंज नहीं होता। एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है? रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन जो है वो चेंज नहीं होता, ये आप ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एनआई अप्रोच को हम फिक्स्ड के थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे के जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कांस्टेंट होती है। उम्मीद है आपको एनआई अप्रोच अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जिसको हम एनओआई अप्रोच भी कहते हैं। ये एनआई अप्रोच का जस्ट अपोजिट है। पहले आपने देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है, अब यहाँ पे ये इररेलेवेंट हो जाएगा, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम एक इररेलेवेंट थ्योरी है या इररेलेवेंट अप्रोच है, जो ये कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट इम्पैक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज दिया गया है आपके सामने। यहाँ पे ये कहा कि आप डेट का कितना भी प्रपोर्शन बढ़ा लो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि जो के ई है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखो कि जैसे जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहोगे, जो के ओ है जिसे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। हो सकता है कि के ओ के जगह पे आपको डब्ल्यू ए सी सी लिखा हो, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैग बोलते हैं। दोनों का मतलब एक है, चाहे के ओ बोलो चाहे वैग बोलो, दोनों का मतलब एक ही। तो एनओआई अप्रोच में क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे के ओ कम नहीं होता, बल्कि ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे के ओ और के डी ये दोनों कांस्टेंट होंगे और जो के ई है वो इंक्रीज़ करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज़ क्यों करेगा। एनओआई अप्रोच ये कहता है कि जैसे जैसे हम डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे जो इन्वेस्टर का रिस्क परसेप्शन है वो भी चेंज होता रहता है। पिछले बारे में आपने देखा कि चेंज नहीं हो रहा था रिस्क परसेप्शन, लेकिन यहाँ पर रिस्क परसेप्शन चेंज होता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट मांगते हैं। उम्मीद है आपको एनओआई अप्रोच समझ में आया होगा। अब आइए जानते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एक रेलेवेंट अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बात करता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की। मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक डेट और इक्विटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम होगा
और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि एक ऑप्टिमम पॉइंट की बात की जा रही है, ऑप्टिमम पॉइंट की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे आप देखो एक ऑप्टिमम लेवरेज पॉइंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा। फिगर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया गया है और यहाँ पे डिग्री ऑफ लीवरेज दिया गया है। यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट है जहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो रहा है और वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट से आगे जाएं तो यहाँ पे देखो जो केओ है या जिसे हम वैग भी कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा, यानी कि एक ऑप्टिमम पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट ए और बी पॉइंट मान लेते हैं, ये दो पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो कर्व है वो होगा यू शेप्ड, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंटरमीडिएट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हम इंटरमीडिएट अप्रोच क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन एनआई एंड एनओआई अप्रोच। ये एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच की एक बीच की अप्रोच है जिसे हम इंटरमीडिएट अप्रोच कहते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, चाहे एनआई अप्रोच है चाहे एनओआई अप्रोच है, तीनों को दिया है डेविड ड्यूरेंट ने। इसीलिए इन तीनों थ्योरी को हम ड्यूरेंट थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दो पॉइंट भी अलग से नोट कर लेना। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। दोनों स्टेटमेंट मैं आप सबके लिए पढ़ दे रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ ऑल करेंट एसेट, यहाँ पे करेंट असेट्स भी होगा, एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो भी टोटल करेंट एसेट्स हैं अगर हम उनका टोटल कर दें तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द जीरो वर्किंग कैपिटल सिचुएशन हैपेंस व्हेन इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल आर नॉट सपोर्टेड बाय द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय सप्लायर्स एंड एडवांसेस गिवन बाय कस्टमर्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि जीरो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन तब होती है जब जो भी सप्लायर है वो इन्वेंट्रीज को हमें क्रेडिट में देता है और जो कस्टमर्स हैं वो हमें एडवांस में पेमेंट करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सेकंड है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। थर्ड है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोर्थ है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक बार दोनों स्टेटमेंट को इवेलुएट कर लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो टोटल करंट एसेट्स है उसे ही हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ये शॉर्ट में। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सही है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो भी आप वर्किंग कैपिटल निकालते हो चाहे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हो इसे ही हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जीरो वर्किंग कैपिटल सिचुएशन कब होती है, जब जो भी सप्लायर्स हैं उन्हें क्रेडिट में गुड्स मिल जाए और जो कस्टमर्स हैं वो गुड्स के लिए एडवांस में पेमेंट कर दे, यानी एडवांसेस दे दें। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, वो फंड जो हमें बिजनेस में डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रन करने में चाहिए। तो यहाँ पे जीरो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन कब होगी, जब सप्लायर, मान लो कि आप एक फर्म हो जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है,
और आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़ीरो वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो ये कब ऐसी सिचुएशन होगी, जब आपका सप्लायर आपको क्रेडिट में सामान दे दें। सपोज कर लो कि आप एक फर्म हो जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ परचेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन अगर आपका जो सप्लायर है वो आपको क्रेडिट में सामान दे दे, उधार में आपको दे दे, या फिर जो भी आपके कस्टमर हैं जो भी आपके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं वो एडवांस में पेमेंट कर दे। जैसे सामान जो है वो 5000 का है, लेकिन वो 10,000 पे कर दें, एडवांस पे कर दें कि भाई फ्यूचर में मैं आपको से और भी सामान ले लूँगा, एडवांस आप रख लो। तो जब सप्लायर क्रेडिट प्रोवाइड कराता है एक फर्म को, या फिर जो कस्टमर है वो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज़ीरो वर्किंग कैपिटल की सिचुएशन बन सकती है। तो यहाँ पे नॉट सपोर्टेड नहीं होगा बल्कि सपोर्टेड होगा, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। एक बार सारे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कैपिटल राशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन कैपिटल इज इन अनलिमिटेड सप्लाई। नेक्स्ट है पे बैक पीरियड रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स अ फर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट कैश इनफ्लोज। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डस कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लास्ट है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ ARR इज लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये 1, 2 एंड 4 सही है, क्या ये 1, 3 एंड 4 सही है, या फिर 1 एंड 3 सही है, या फिर 3 एंड 4 सही है। एक बार सारे टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल रैशनिंग का क्या मतलब है। कैपिटल रैशनिंग आपको पढ़ने को मिलता है कैपिटल बजटिंग टॉपिक में। कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब है कि हम जो भी हमारे सामने प्रोजेक्ट हैं उनको हम इवैल्यूएट करते हैं और बेस्ट प्रोजेक्ट में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने 3 प्रोजेक्ट हैं, ए, बी और सी, ये तीनों आपके सामने प्रोजेक्ट्स हैं। अब कैपिटल बजटिंग हमें ये बताता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म फंड है वो हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। ये जनरल केसेस की बात है। लेकिन कैपिटल राशनिंग का जो प्रोसेस है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो फंड्स हैं वो होते हैं लिमिटेड। जब हमारे पास फंड्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और हम फाइनेंशियली जो वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं हम उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वाइबल प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, आप सिंपली ये समझो कि बेस्ट प्रोजेक्ट, जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कैपिटल राशनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम जो भी वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको रैंक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करके। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करके इसका हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट में इसको PI भी कहते हैं। PI के थ्रू हम जो भी फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हम रैंक कर देते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम जो भी प्रोजेक्ट है बेस्ट प्रोजेक्ट है उसको हम चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि 3 तरीके के हमारे सामने प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट A, B और C, और हमने तीनों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल A का आ गया 3.1, B का आ गया 2.5 और C का आ गया 3.2। तो हम इस PI इंडेक्स है इसके बेसिस पे हम तीनों प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, C का है, तो उसे हम रैंक 1 दे देंगे। इसके बाद A का है तो इसे हम दे देंगे रैंक 2, और 2.5 को हम दे देंगे रैंक 3। इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारे पास लिमिटेड लॉन्ग टर्म फंड्स हैं और हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो हम कैपिटल राशनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके बेस्ट वाइबल प्रोजेक्ट, जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप कैपिटल राशनिंग को समझ लीजिए। कैपिटल राशनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड फंड्स अवेलेबल हैं
और हमें उन लिमिटेड फंड्स को एलोकेट करना है फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट में जो बेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके लिए हम पीआई जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल करके जो फाइनेंशियल वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको रैंक करते हैं और जिनके रैंक सबसे बेस्ट आती हैं, जैसे यहाँ पे सी प्रोजेक्ट का रैंक 1 आया है तो यहाँ पे हम सी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आइए जानते हैं कि पे बैक पीरियड का क्या मतलब है। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं PBP, पे बैक पीरियड। जब आप कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे तो उसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आपको पे बैक पीरियड मिल जाएगा। पे बैक पीरियड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करता है। पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, आप सिंपली उसके सामने लिख लो रिकवर। यानी कि पे बैक पीरियड का क्या मतलब है कि इसमें आपको वो ईयर बताता है, नंबर ऑफ ईयर बताता है जिस जिस टाइम में आप जो भी आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आप कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो, यही आपको पे बैक पीरियड बताता है। एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मूला है इनिशियल आउटले अपॉन कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लोज। इनिशियल आउटले का क्या मतलब है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। यानी कि जो भी आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था, जो भी अमाउंट है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ या जो भी आपने इन्वेस्ट किया था वो कितने टाइम में, कितने ईयर में, ठीक है, आपको रिकवर हो जाएगा, यही आपको पे बैक पीरियड बताता है। नाम में ही आप देखो पे, पहले आपने पे किया है यानी आपने इन्वेस्ट किया है, बैक का मतलब वही पैसा आपको कब रिकवर हो जाएगा, कब मिल जाएगा। दो प्रोजेक्ट लेके मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कर लो कि दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में आपने कितना लगाया, 10 लाख रुपए लगाया और 1 लाख के हिसाब से आपको पर ईयर आपको पैसा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको ये पैसा कितने समय में रिकवर हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो मैंने आपको बताया कि ये ईयर्स बताता है तो यहाँ पे 10 ईयर आ गया। सेम प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ लेकिन हर साल मुझे 2 लाख रुपए मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 5 ईयर्स आ गया। तो आप बताओ कि आप कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करोगे। प्रोजेक्ट ए में 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 10 साल में मिल रहा है, प्रोजेक्ट बी में 10 लाख रुपए लगा रहे हो तो 5 साल में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट बी में हमें फ़ायदा है। तो पे बैक पीरियड भी यही बताता है, इनिशियल आउटले अपॉन कैश इनफ्लोज। इनिशियल आउटले का क्या मतलब है, कितना आपने इन्वेस्ट किया, कैश इनफ्लोज का क्या मतलब है, कितना पैसा आपको पर ईयर रिसीव हो रहा है। तो पे बैक पीरियड हमें ये बताता है कि जो भी हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया, एक फर्म का जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसे हम कितने समय में, टाइम ध्यान रखना, कितने समय में रिकवर कर सकते हैं। अब हो सकता है कि 10 लाख रुपए आपने रिकवर कर लिया, उसके बाद भी तो प्रॉफिट जनरेट होगा, लेकिन उसके बाद का जो अमाउंट है उसके बारे में पे बैक पीरियड कुछ भी नहीं कहता है। वो बस इतना बताता है कि जो भी आपने इनिशियल पेमेंट किया है, जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ उसको आप कितने समय में रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे डिसीजन रूल भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में डिसीजन रूल्स भी पूछेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, लेसर शुड बी द टाइम टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ द फंड्स। ठीक है, जितना कम समय होगा, जैसे यहाँ पे 5 साल था और यहाँ पे 10 साल था, तो जितना कम समय होगा उतना ही आपके लिए वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा। डिसीजन रूल कैसे होगा, एक बार देख लेते हैं। पे बैक पीरियड अगर सपोज कर लेते हैं आपका कम है और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड आपका ज़्यादा है तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे उस प्रोजेक्ट को। पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, सपोज कर लो कि 8 साल है, ठीक है, और मैक्सिमम क्या था 10 साल। आपको 8 साल में ही एक्सेप्ट हो जा रहा है, आपको 8 साल में ही जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जा रहा है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। ध्यान रखो कि पे बैक पीरियड जो है वो अगर कम है और मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे मैंने वही किया है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में मुझे जल्दी पैसा रिकवर हो जाए तो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है, अगर पे बैक पीरियड अगर ज़्यादा हो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड से,
तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर पेबैक पीरियड 10 ईयर्स है और मैक्सिमम टाइम है 8 ईयर्स, यानी 8 साल में हमारा रिकवर हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हमें 10 साल में रिकवर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये था पेबैक पीरियड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की, इसे हम बोलते हैं ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर इसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि वहाँ कैश फ्लो को हम कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, और सिर्फ एक ऐसा कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जिसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसलिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सिर्फ एक शब्द मैं बताऊंगा जिससे आप इस मेथड को आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे देखो रेट लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने देखा कि टाइम के बारे में बात कर रहा था, ईयर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको रेट के बारे में बताएगा कि किस रेट से आप उस इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट करके अपॉन 2 कर देंगे तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 50,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने कर लिया है 5 लाख। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ 3 0 यहाँ से 10, तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 10%। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो आपको 10% के रेट से रिटर्न प्राप्त हो जाएगा। यही आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताता है। ये कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे डिसीजन रूल भी आपको जानना ज़रूरी है, मैं आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ डिसीजन रूल्स। अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 8%, यानी 8% के रेट से आपको जो प्रॉफिट है वो जनरेट हो रहा है, और मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट कितना है, 6%, यानी इससे कम तो हम नहीं ले सकते। तो अगर आपको 8% के रेट से प्रॉफिट मिल रहा है और मिनिमम जो है वो 6% है, तो आप जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज़ लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। सपोज कर लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 6% है और मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% है, तो ऐसे में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आप इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर नॉट करेक्ट, आपको इनकरेक्ट देखना है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार वापस से इवेलुएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था कैपिटल राशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन कैपिटल इज इन अनलिमिटेड सप्लाई। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैपिटल राशनिंग में हमारे पास जो कैपिटल की जो सप्लाई होती है वो होती है लिमिटेड, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं होती। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पे बैक पीरियड रेफर्स टू द नंबर ऑफ ईयर्स इट टेक्स अ फर्म टू रिकवर इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नेट कैश इनफ्लोज। तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसमें हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, बाकी सब में हम कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डज कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही नहीं करता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट। तो ये भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न सपोज कर लेते हैं 6% है और मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट जो है वो 8% है,
तो ऐसे में आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 3 और 4 ये तीनों इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन कहता है अंडर द मैचिंग अप्रोच ऑल परमानेंट करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड विथ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड ऑल टेम्पररी करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड विथ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स। मैचिंग अप्रोच ये कह रहा है कि जो भी परमानेंट करंट एसेट्स है उनको लॉन्ग टर्म फंड से सोर्स किया जा रहा है और जो भी टेम्पररी करंट एसेट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड से मैनेज किया जा रहा है, मैच किया जा रहा है। रीज़न देख लेते हैं एक बार। ऑपरेटिंग साइकिल इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स। ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो एक टाइम को डिनोट करता है जो कि रॉ मटेरियल को परचेस करने में, एक्वायर करने में और जो कैश आपने लगाया उसको रिसीव करने के बीच की एक दूरी है, एक समय, इसे हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक बार देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शॉर्ट में इसको WCM कहते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सिलेबस में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 अप्रोचेस आपके सामने दी गई हैं। फर्स्ट है हेजिंग अप्रोच या इसे हम मैचिंग अप्रोच भी कहते हैं। सेकंड है कंजर्वेटिव अप्रोच और थर्ड है एग्रेसिव अप्रोच। एक एक अप्रोच को ब्रीफली समझ लेते हैं। अगर हम करंट एसेट्स को फंड करते हैं, अगर हम करंट एसेट को शॉर्ट टर्म फंड से फंड करते हैं और फिक्स एसेट को फंड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से, तो इसे हम मैचिंग या हेजिंग अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं करंट एसेट और शॉर्ट टर्म से फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच की। तो यहाँ पे हम करंट एसेट को फंड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड से। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रेसिव अप्रोच। यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को फंड करते हैं शॉर्ट टर्म फंड से। यानी यहाँ पे हमारा जो अप्रोच है वो काफ़ी एग्रेसिव है, यहाँ पे हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, फिक्स एसेट को फंड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ, तो इसे हम एग्रेसिव अप्रोच कहेंगे। तो वापस से क्वेश्चन में आते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम परमानेंट करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं और जो टेम्परेरी करंट एसेट है उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब एक बार रीज़न देख लेते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम रिसीवेबल। एक बार आपको वापस से मैं ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिजनेस में जो भी सेल्स होता है वो तुरंत कैश जनरेट नहीं करता। ऑल सेल्स ऑफ बिजनेस डू नॉट कन्वर्ट इनटू कैश इमीडिएटली। एक फर्म क्या करती है, कैश से बिजनेस स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर वो रॉ मटेरियल को परचेस करती है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, फिर आप जानते हैं कि फिनिश्ड गुड्स होता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद वो सेलर के पास गुड्स को भेज देती, लेकिन सेलर जो है वो तुरंत कैश नहीं देता फर्म को। सपोज कर लेते हैं कि 50 डेज़, 50 दिन का आपने ग्रेस पीरियड दे दिया है, 50 दिन के बाद आपको कैश प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या 50 दिन आप बिना पैसे के काम कर लोगे? नहीं करोगे। तो इस 50 दिन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पीरियड को ही हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, ये पूरा नाम है इसका, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, या फिर इसे हम बोलते हैं कैश टू कैश साइकिल। कैश टू कैश साइकिल का क्या मतलब है कि आपने कैश लगा के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, अब वो सेल करने के बाद वापस आपके पास कैश कब आएगा, वो ड्यूरेशन, वो टाइम, ये टाइम जो है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है, आपने रॉ मटेरियल परचेस किया और जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल का मतलब क्या है,
जो भी डेटर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं आपके, वो कब पैसा आपको रिटर्न कर रहे हैं, जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया है वो कितने टाइम के बाद आपको मिल रहा है, इसे ही हम वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल या कैश टू कैश साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। इसका क्या मतलब है कि आपको दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली इवेलुएट करना होगा कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं, और जो स्टेटमेंट है उसका करेक्ट रीज़न दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में आपको मैचिंग अप्रोच के बारे में बात कर रहा है और सेकेंड में आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात कर रहा है, इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फिनांस इज नॉट बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का अजम्पशन नहीं है। एक बार ऑप्शन में पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स, आउटसाइड इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमंग इन्वेस्टर्स ओनली। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या एक सही है, दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या फिर दो, तीन और चार सही है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये इसका पूरा नाम है, मैं आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का मतलब आप सभी को पता है, वो फंड्स जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि किस प्रपोर्शन में हम जो कैपिटल है वो एक्वायर कर रहे हैं, यानी कितना पोर्शन जो है वो हम डेट में ले रहे हैं और कितना पोर्शन जो है वो हम इक्विटी में ले रहे हैं, यानी कितना पैसा हमारा खुद का है और कितना हम उधार में ले रहे हैं। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का पूरा नाम क्या है? पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी को दिया है स्टीवर्ट मायर्स और निकोलस मजलूफ ने इन द ईयर 1984। और ये थ्योरी ये कहती है कि मैनेजर जब भी उन्हें फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दे रहा हूँ, मैनेजर हमेशा एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। हायरार्की का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है कि पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ये एक ऑर्डर में ही फंड्स को एक्वायर करेंगे। एक एग्जाम्पल से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे जब आपने मोटिवेशनल थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये थ्योरी आपने वहाँ पढ़ी होगी, जिसमें मास्लो ने ये कहा था कि 5 तरीके के ह्यूमन नीड्स हैं और उन्हें ह्यूमन जो है वो एक हायरार्की में कंप्लीट करता है। जैसे बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद सिक्योरिटी नीड आती है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान सिर्फ आज ही तो नहीं चाहिए, आपको फ्यूचर में भी चाहिए, तो उसे सिक्योरिटी नीड उन्होंने कहा। तो जिस तरीके से मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, उसी तरीके से पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ऑर्डर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है ना, नाम में ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ऑर्डर का क्या मतलब है कि एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस या एक हायरार्की में फॉलो किए जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहता है कि मैनेजर हमेशा एक हायरार्की या ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करते हैं जब वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को लेना चाहते हैं, जब उसे फंड की ज़रूरत होती है तब बेसिकली वो इस हायरार्की को फॉलो करते हैं। इंग्लिश में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी स्टेट्स दैट मैनेजर्स फॉलो अ हायरार्की व्हेन कंसीडरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का बेसिक्स था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी मैनेजर को एडिशनल फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो एक सीक्वेंस में फंड्स को रेज़ करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वो एक्सटर्नल फंड्स की तरफ जाते हैं। इंटरनल फंड का क्या मतलब है? रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब एक कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती है, उसके सामने दो ऑप्शन होता है, या तो वो
उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ डिविडेंड, ये आपको पता है, या फिर वो उसे रिटेन कर लेती है। रिटेन करने का मतलब साइड में रख देती है, किस लिए? फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। सपोज कर लेते हैं ए और बी दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे को रिटेन कर देती है, वो जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर्स में। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी या फर्म जो है वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के इरादे से बचा लेती है या रिटेन कर लेती है, उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो सबसे पहले मैनेजर इंटरनल फंड का इस्तेमाल करता है, यानी फर्स्ट रैंक क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग का होगा। सेकंड होता है डेट। जब इंटरनल फंड्स खत्म हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर जो मैनेजर है वो डेट की तरफ जाता है, डेट यूज़ करता है, और फिर लास्ट रिसॉर्ट में वो यूज़ करता है इक्विटी को। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी कि या तो आपको रिटेन्ड अर्निंग, डेट और इक्विटी ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, या फिर इंटरनल में रिटेन्ड अर्निंग और एक्सटर्नल में डेट और इक्विटी आता है, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिंपली इस तरीके से याद रखो कि सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करता है मैनेजर, फिर डेट यूज़ करता है, फिर इक्विटी यूज़ करता है। ये एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है। अब पेकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है वो एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। एसिमेट्रिक का क्या मतलब है कि विच इज नॉट सेम। आपने देखा होगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब देखा होगा? जो दोनों साइड इक्वल होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। तो यहाँ पे एसिमेट्री लिखा है यानी सेम नहीं है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सेम नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है? दैट एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर व्यक्ति के पास अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि एवरी पर्सन, एवरी पर्सन का क्या मतलब है? जो भी मैनेजर्स हैं और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सभी की यहाँ पे बात हो रही है कि सभी के पास डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का सिर्फ एक ही अजम्पशन है, वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ध्यान रखना। सिर्फ एक अजम्पशन है कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि जितने भी पर्सन हैं उनके पास डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, यानी चाहे वो मैनेजर हो चाहे इन्वेस्टर्स हो, सभी के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है वो कौन सा अजम्पशन नहीं है इनमें से। तो मैंने अभी आपको बताया कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का एक ही अजम्पशन है जो ये कहता है कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि सेम नहीं है, सभी लोग के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर्स हैव मोर इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स हैव मोर इंफॉर्मेशन दैन इन्वेस्टर्स। मैनेजर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तभी तो एसिमेट्रिक होगा, किसी के पास तो ज़्यादा होगा। तो ये इसका इकलौता अजम्पशन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का कौन सा अजम्पशन नहीं है? सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये अजम्पशन होता ही नहीं है। आउटसाइड इंफॉर्मेशन, ये नहीं होता है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमंग इन्वेस्टर्स ओनली, ये भी नहीं होता है। सिर्फ एक अजम्पशन होता है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का, वो ये होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो अजम्पशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी। ध्यान रखो जो भी चीज़ें मैंने छोटी छोटी बताई हैं सब नोट कर लो,
क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे अगर आप फोकस करोगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें याद रखनी होंगी ताकि जब भी आपको स्टेटमेंट रीज़न में कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए या किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, तो आप उसको टैकल कर सको। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टंडन कमिटी हैज़ रेफर्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल एज़ कोर करंट एसेट्स? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से वर्किंग कैपिटल को टंडन कमेटी ने कोर करंट एसेट्स कहा है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म फंड्स होता है अप टू 1 ईयर, जो कि बिजनेस को रन करने में हमें हेल्प करता है। इट इज़ रेफर टू फंड रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज अप टू 1 ईयर। 1 साल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है उसका एम ये होता है कि आप जो भी आपके ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस है बेसिकली, इसको आप मीट कर सको। इसके लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमें पड़ती है। वर्किंग कैपिटल को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल, क्योंकि ये अप टू 1 ईयर्स के लिए होता है, या फिर इसे हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जैसे वैल्यू के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। वैल्यू के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रॉस वर्किंग और नेट वर्किंग। टाइम के बेसिस पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की। तो शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, आप समझ जाइएगा। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है टोटल करेंट एसेट्स। अब यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगा, जो भी आपके टोटल करंट एसेट्स हैं वही आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होंगे। करंट एसेट्स में आप सभी जानते हैं कि इन्वेंट्रीज आती हैं जिन्हें हम स्टॉक्स कहते हैं, कैश आप इंक्लूड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एंड अदर करंट एसेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल की। नेट वर्किंग कैपिटल ये आप सभी जानते ही हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये होता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट विच इज़ इसेंशियल फॉर द फर्म टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। यहाँ पे ध्यान रखना कि irrespective of the level of operation, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, इससे मतलब नहीं। जब हम मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स को मेंटेन करते हैं तो उसे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो परमानेंटली लॉक्ड इन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, परमानेंटली लॉक्ड इन हो जाता है इन बिजनेस, यानी इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। ये परमानेंटली बिजनेस में मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स तो होते ही हैं जो कि बिजनेस को रन करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्पररी वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जिसे हमें टेम्पररी यूज़ करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, जैसे सीजनल या फिर दूसरे जो टेम्पररी रिक्वायरमेंट हैं, टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स, जो भी सीजनल या दूसरे टेम्पररी रिक्वायरमेंट्स हैं
उनके लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है उसे हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है बेसिकली, और जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ये ध्यान रखना। फ्लक्चुएट, जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स। जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या सेल्स बढ़ जाए तो वहाँ पे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी बढ़ सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि टंडन कमेटी ने किस वर्किंग कैपिटल को कोर करेंट एसेट्स कहा है, तो वो कहा है परमानेंट वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि एक ऐसा सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स है जो कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ ऑपरेशन। कितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ये मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में जो भी फॉर्म है उन्हें करना ही पड़ता है, और ये परमानेंटली लॉक्ड इन हो जाती हैं बिजनेस में, इनका यही यूज़ है। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। एक बार चारों स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। इट इज़ कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल पॉलिसीज रिगार्डिंग पेइंग डिविडेंड इन द प्रेजेंट और पेइंग एन इंक्रीज डिविडेंड एट अ लेटर स्टेज। देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. Distributing dividend is always good for the company and it is always the sign of growth of the company. For mature firms, there is scope of growth in near future. एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ये ए बी और सी सही है, ए सी और डी सही है, या फिर ए सही है, या फिर सी और डी सही है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के बारे में बताया था कुछ वीडियो पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजर को, फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, साथ के साथ मैं लिखता भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब है कि जब एक फर्म किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है तो सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल 3 प्रोजेक्ट है ए बी और सी। अब 3 प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, ये जानने के बाद ही जो भी फर्म है वो इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये बताता है कि किस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल बजटिंग। पहले ही मैंने वीडियो बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे। सपोज कर लें कि हम 3 ए बी और सी 3 प्रोजेक्ट हम जान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है, और अगर हम बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे और किस प्रपोर्शन में हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो फाइनेंसिंग में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर और दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन जो होता है वो वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन होता है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीफोल्ड इम्प्लीकेशंस। इसके जो प्रभाव हैं बहुत ज़्यादा होता है, मल्टीफोल्ड इम्प्लीकेशंस हैं, इसलिए जो डिविडेंड डिसीजन है वो जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया इसी वीडियो में कि जब एक कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर लेती है तो उसके सामने 2 डिसीजन होते हैं, या तो उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, या तो उसे रिटेन करना होता है फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं,
डिविडेंड पॉलिसी। अब इस डॉक्यूमेंट में होता क्या है, बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होता है कि जो फर्म है या जो कंपनी है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी या नहीं देगी। सबसे पहले तो यही क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को वो करंट ईयर में देगी या नहीं देगी। अगर देगी तो क्वांटिटी कितनी होगी, पहली चीज़ ए। क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी मात्रा में डिविडेंड दिया जाएगा। बी टाइमिंग, डिविडेंड कब देगी। तीसरा फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, यानी किस फॉर्म में डिविडेंड दिया जाएगा। जैसे कैश के फॉर्म में बहुत कॉमन है कि डिविडेंड कैश के फॉर्म में दिया जाए, बॉन्ड के फॉर्म में दिया जा सकता है या कोई भी दूसरा फॉर्म यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिविडेंड पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं। जनरली हम डिविडेंड थ्योरीज तो पढ़ लेते हैं बट डिविडेंड पॉलिसी नहीं पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक बार सारे ऑप्शंस को फिर से इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था इट इज़ कंसर्न विद फाइनेंशियल पॉलिसीज रिगार्डिंग पेइंग डिविडेंड इन द प्रेजेंट एंड पेइंग एन इंक्रीज डिविडेंड एट अ लेटर स्टेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है, एक फाइनेंशियल पॉलिसी है जिसमें फर्म या कंपनी डिविडेंड पे करने की बात करती है, या तो वो प्रेजेंट ईयर में, आज के ईयर में, आज के साल में दे सकती है, या फिर बाद में लेटर स्टेज में उसे दे सकती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है देयर इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं है फर्म के लिए या कंपनी के लिए, कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे डिविडेंड देना ही देना है। ये फर्म के ऊपर है या कंपनी के ऊपर है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। इससे समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी कि फर्म्स कितनी तरीके की होती हैं। देखिए फर्म्स जो है वो बेसिकली दो तरीके के होती हैं। एक होता है मैच्योर फर्म और दूसरा होता है ग्रोथ फर्म, या इसे हम ग्रोइंग फर्म भी कहते हैं। मैच्योर फर्म का क्या मतलब होता है, ऐसा फर्म जिसका जो फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप है वो बिल्कुल नहीं। मैच्योर फर्म का क्या मतलब है कि उसे जितना ग्रो करना था वो उसने ग्रो कर लिए हैं, अब उसमें कोई भी फर्दर कोई स्कोप नहीं बचा है कि वो उसकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे फर्म को हम मैच्योर फर्म कहते हैं। दूसरी तरफ होती है ग्रोथ फर्म। ग्रोथ फर्म का क्या मतलब है, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होने का स्कोप होता है। यहाँ पे देखना ग्रोथ होने का स्कोप है और यहाँ नहीं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी। हर कंपनी के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रोथ फर्म के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं, क्योंकि ग्रोथ फर्म में अभी फ्यूचर में इसकी ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप है। तो आप ही डिसीजन लो। सपोज कर लो कि आपके सामने एक मैच्योर फर्म है, तो आप जानते हो कि मैच्योर फर्म है तो फ्यूचर में कोई स्कोप ही नहीं है ग्रोथ होने का, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए ही नहीं होंगे जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है। तो आप क्या करोगे, आप सारा जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यानी मैच्योर फर्म जो है वो हाई डिविडेंड देती हैं, ध्यान रखो। और जो ग्रोथ फर्म है, जो कि उनको स्कोप है फ्यूचर में ग्रोथ होने की, तो वो क्या करते हैं, लो डिविडेंड देते हैं, क्योंकि उन्हें फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए तो वो पैसे को रिटेन कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलवेज गुड है, तो ये ऐसा कभी नहीं होता है। ये ऐसा कभी नहीं होता कि डिविडेंड देना हमेशा कंपनी के लिए अच्छा होता है, और ये कंपनी की ग्रोथ का साइन भी नहीं है। कई बार कंपनियां अपनी जो भी लॉसेस हैं उनको हाइड करने के लिए भी डिविडेंड देती रहती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। एक बार लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर मेच्योर फॉर्म देयर इज स्कोप ऑफ ग्रोथ इन नियर फ्यूचर। ये भी गलत है। मेच्योर फॉर्म है भाई तो ग्रोथ कहाँ से होगी, ऑलरेडी उसका जो स्कोप है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मेच्योर फॉर्म ना होके यहाँ पे ग्रोथ फॉर्म या फिर ग्रोइंग फॉर्म होता तो ये करेक्ट आंसर हो सकता था। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट डिविडेंड पॉलिसी, तो सिर्फ ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ो, काफ़ी डिटेल में पढ़ो, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कॉपी पेन निकाल लो अगर अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। आगे जो 4th और 5th क्वेश्चन है वो मैंने न्यूमेरिकल रखा है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी आप प्रैक्टिस करो। आज मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं क्वेश्चन थोड़े टफ लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है अगर जो भी बच्चा कर लेता है तो उसका बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर ही है, ये समझ लेना। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। XYZ लिमिटेड इशूइंग डिबेंचर, XYZ लिमिटेड जो है उन्होंने डिबेंचर इशू किया है, कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम है। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 1 लाख, 1 लाख डिबेंचर जो है वो इशू किए गए। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, बट द कंपनी इज इशूइंग डेट एट द रेट डिस्काउंट ऑफ 5%। 100 रुपये डिबेंचर का फेस वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, यानी इशू रेट कितना है 95, 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट वाइल इग्नोरिंग टैक्स, टैक्स को इग्नोर करिए और कॉस्ट ऑफ डेट निकालिए। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। 10%, 10.23%, 12.53% या फिर 10.53%। तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये फॉर्मूला कहीं पे भी नोट कर लो। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स। अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड का क्या मतलब है कि कितना डेट आपने लिया है। जैसे यहाँ पे देखो कि इशू किया गया है 1 लाख डिबेंचर और फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, लेकिन 5% का डिस्काउंट दिया गया है यानी 95। टोटल क्या है 95 लाख का लोन लिया गया। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको अलग से इस क्वेश्चन के अलावा भी एक एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल रफली आप समझ लो कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक, ये तो आप समझ में आ गया। अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है कि कितना डेट लिया गया है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ कि 1 लाख रुपए मैंने डेट लिया। और इंटरेस्ट अमाउंट का क्या मतलब है कि कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा इस 1 लाख को लेने में। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपया इस 1 लाख को लेने पे इंटरेस्ट पर एनम पे किया और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ कट जाएगा, 1 यहाँ कट जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 10%। ये आपका क्या है KD है, कॉस्ट ऑफ डेट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है। ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। तो फॉर्मूला याद रखो, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो सबसे पहले हम डेट प्रोसीड निकाल लेते हैं। डेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है कि कितना हमने डेट लिया है। तो डिबेंचर इशूड इनटू इशूड वैल्यू। डिबेंचर हमने कितना इशू किया है 1 लाख, इशूड वैल्यू कितनी है 95। फेस वैल्यू देखो यहाँ पे फेस वैल्यू है 100, 5% हमको डिस्काउंट मिला है 100 माइनस 5, ये 95 जो है वो आपका इशूड वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 95 लाख। ठीक है, ये हमारा डेट प्रोसीड्स आ गया। 95 लाख हमने उधार ले रखा है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट अमाउंट की। एक चीज़ ध्यान रखो कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, आपको पे करना पड़ता है, सॉरी आपको फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ता है। और जो भी अमाउंट ऑफ डेट होता है वो हमेशा इशूड वैल्यू पे होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये इशूड वैल्यू पे होगा और इंटरेस्ट अमाउंट आपको पे करना पड़ता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 10% दे रखा है ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़। कैसे, आप देखो कि 1 लाख आपने डिबेंचर इशू कर रखा है और फेस वैल्यू कितना है आपको
100 रुपये। मैंने आपको बोला कि इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है हमेशा फेस वैल्यू पे यानी 100। तो यहाँ पे देखो 5 जीरो पहले से है, 2 और जोड़ देंगे तो 7 जीरो यानी 1 करोड़ हो जाएगा। तो 10% ऑफ 1 करोड़ निकालेंगे तो कितना होगा 10 लाख। यहाँ तक कोई समस्या आपको समझने में? अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे कर रहे हैं हम? 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं अपॉन अमाउंट ऑफ डेट प्रोसीड्स, जितना हमने डेट लिया है। डेट हमने कितने लिया है 95 लाख का इंटू 100। यहाँ से 5 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 95। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10.52%, या इसको आप राउंड अप कर सकते हो 10.53%। ये आपका केडी निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या है 10.53 हो जाएगा। नहीं समझ में आया 1 से 2 बार वीडियो देखो या कमेंट बॉक्स में पूछो। बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन में आपको टैक्स को इग्नोर करने के लिए दिया है, इसलिए हम टैक्स को इग्नोर कर रहे हैं, कोई रेट भी नहीं दिया है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ रुपीज़ 80,000, अगर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 80,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 40,000 एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 40,000, जिसमें ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 40,000 है, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट भी 40,000 है। इट्स स्ट्रीम ऑफ अर्निंग आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, अर्निंग जो दे रखा है आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर थ्रू 5 years is expected to be rupees 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 एंड 20,000। आपको अर्निंग्स दे रखा है पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 14,000 और चौथे साल में 16,000 और लास्ट ईयर में 20,000 रुपीज़। एज्यूम अ 50% टैक्स रेट एंड डिप्रिसिएशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। आपको कह रहा है कि आपको 50% टैक्स रेट एज्यूम कर लेना है और डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करना है। आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ये 16% होगा, 36% होगा या 55.56% होगा या फिर 14.40% होगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एनुअल एवरेज अर्निंग्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यहाँ पर ध्यान रखना कि एनुअल एवरेज अर्निंग्स जो है वो आफ्टर टैक्स है। यहाँ पे अर्निंग्स जो है वो आफ्टर टैक्स दिया है, तो आपको कुछ और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉन 2, यानी 40,000 प्लस 40,000 अपॉन 2 करेंगे तो हो जाएगा 80,000 अपॉन 2, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आ गया हमारा 40,000 है। ये तो बहुत बेसिक है, ये इसलिए मैं आपको अलग से लिख के नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एनुअल एवरेज अर्निंग्स की। ये कैसे निकालेंगे? 5 साल का आपको डेटा दे रखा है, कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले एवरेज, पहले साल में 10,000, दूसरे साल में 12,000, तीसरे साल में 14,000 और चौथे साल में 16,000 और लास्ट में 20,000। टोटल कितना हो जाएगा 000, 4 2 6 6 12, फिर 1 4 1 5 5 2 7, 72,000 आ गया। टोटल जो आपकी अर्निंग आ गई है आ गई है 72,000। अब इसका एवरेज कर लेंगे, 72,000 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है 5 है। तो 5 1 कम 5, 2 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 00। तो आपका एनुअल एवरेज अर्निंग कितना आ गया 14,400 आ गया। अब फॉर्मूला में एक बार रख देते हैं 14,400 अपॉन 40,000 इंटू 100। 20 यहाँ से चला गया, 20 यहाँ से, फिर 4 हैं 12, फिर 2 लगा,
फिर 6 चौके 24, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 36%। ये आपका आंसर आ गया। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें डेप्रिसिएशन और टैक्स नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग जो है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है। तो यहाँ पे जो दिया है कि 50% टैक्स रेट है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखना। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था वीडियो। कोई भी डाउट हो इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर लेक्चर का पीडीएफ परचेस करना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट करके बता सकते हो।